गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग करेंगे इकाई 8 वर्ग समीकरण। आपने x² बराबर के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप वाले समीकरणों का अध्ययन किया है। इस प्रकार के समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ हम देख रहे हैं ना, अधिकतम घात 2 है चर की। इस रूप के सभी समीकरणों को द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। चूंकि वर्ग लगा है ना, जो हाईएस्ट पावर है उसमें वर्ग लगा है, इसलिए इनको द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। अब आप निम्नलिखित सारणी में वर्ग समीकरण पहचान कर उसके सम्मुख सही का निशान लगाइए और जो वर्ग समीकरण नहीं है उनके सम्मुख गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर एक तरफ बीजीय व्यंजकों की संख्याएं दी हैं और दूसरी तरफ हमें पहचान कर निशान लगाना है कि वो वर्ग समीकरण है या नहीं है। नंबर 1 पे हम देखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस b²। अब ऊपर जो हमने दो रूप देखा है समीकरणों से, उनमें से ये कोई भी ये रूप नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। नंबर 2 में a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी वर्ग समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अगला देख रहे हैं x² माइनस 16 बराबर 0, तो इसको हम x² बराबर 16 देख सकते हैं और ये जो x² बराबर k का रूप है वही रूप का ये वर्ग समीकरण है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगले में हम देख रहे हैं 3x² प्लस 10x² प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर ये दोनों दो घात में है, इनको हम जोड़ लेंगे ना, क्योंकि ये समान पद हैं। तो 3x² प्लस 10x² जुड़ेंगे तो 13x² प्लस 8 बराबर 0। ये भी x² प्लस k बराबर 0 के फॉर्म का आ गया, ये भी समीकरण है। आगे हम देख रहे हैं 1/x बराबर x/1। इसमें हम तिरछा गुणा कर लेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, इधर का x², तो ये x² बराबर 1 आ गया। ये भी x² बराबर k के रूप का समीकरण है, इसको भी हम टिक कर देंगे। अब उसके आगे है 2a माइनस 3b होल स्क्वायर बराबर 4a माइनस 12ab प्लस 9b²। इस समीकरण में दोनों तरफ वर्ग लगे हैं, इसलिए ये भी वर्ग समीकरण का रूप नहीं है। अब आगे है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हम खोल देंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस x बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 0 बराबर 0। यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो गई, तो ये समीकरण का रूप है। आगे है 9x² बराबर 16। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² बराबर k के रूप का यहाँ है ये समीकरण। इसको सरल करके हम x² बराबर 16/9 लिख सकते हैं। 9 इस साइड है ना, तो इधर लाके। अब अगला है 8/x बराबर x/8। इस तरह के समीकरणों में हमें तिरछा गुणा करना पड़ता है, तो ये x² बराबर हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये भी x² बराबर k के रूप का है। हम यहाँ 64 भी लिख सकते हैं और 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी सही का निशान। आगे दिया है x² बराबर 18, तो ये भी x² बराबर k के रूप का है, ये भी सही है। यहाँ पर हम फिर करेंगे तिरछा गुणा, तो x² माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा, या फिर x² बराबर 4, तो ये भी x² बराबर k के रूप का समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर x² बराबर k टाइप के समीकरणों को हल करने की दो विधियां बताई गई हैं। पहली विधि में x² बराबर k अगर हम लिखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट के, वर्गमूल वाली विधि से। तो एक आएगी x की वैल्यू प्लस k और दूसरी आएगी प्लस अंडर रूट के और दूसरी आएगी x की वैल्यू माइनस अंडर रूट के। दूसरी विधि में हम k को बाईं तरफ ही ले आते हैं तो x² माइनस k बराबर 0 आ जाता है। अब हमको ये देखना है कि ये किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर k है इसलिए हम अंडर रूट k लिख देंगे। अंडर रूट k का वर्ग k होता है, तो x² माइनस अंडर रूट k का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब ये जो होता है ना सर्व समीकरण a² माइनस b² बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, इसी फॉर्म का आ गया। तो एक बार हम दोनों को घटा के लिखेंगे, यानी x माइनस अंडर रूट के, दोबारा जोड़ के लिखेंगे x प्लस अंडर रूट के। अब यहाँ दोनों व्यंजकों का गुणनफल है 0, तो हम बारी बारी करके एक एक को हम 0 लिख देंगे। पहले जैसे हम लिख दिया कि x माइनस अंडर रूट के बराबर 0, तो x की वैल्यू अंडर रूट के आ गई। दोबारा जब हम x प्लस अंडर रूट के बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट माइनस के। तो हमने देखा कि दोनों में आंसर सेम आया, हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर x² बराबर 36 को हमें दोनों विधियों से हल कर देना है। तो पहले हम लिखते हैं x² बराबर 36, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब ये 6 का वर्ग है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 6 और माइनस 6।
अब दोबारा से हम करते हैं 36 को बाईं तरफ लाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 हो गया। अब 36 है 6 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 का वर्ग बराबर 0। अब एक बार दोनों को घटा के लिखेंगे x माइनस 6, एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और x प्लस 6 बराबर 0, तो अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -6। इस तरह इसी प्रश्न में हम लोग दोनों विधियों को समझ लिया। इस प्रश्न में वर्ग समीकरणों को हल करके उत्तर की जांच भी हमें करनी है। पहला इन्होंने कर दिया है, इस साइड में वर्ग समीकरण लिख के उसका हल कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0, जैसा कि अभी हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। एक बार दोनों को घटा के लिखेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब चूंकि दोनों का गुणनफल 0 है, तो x बराबर, यहाँ पे देखिए x माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। दोबारा जब x प्लस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू -9 आ जाएगी। तो उत्तर क्या आया, x बराबर +9 और -9। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो बाएं पक्ष में एक बार हम x बराबर 9 रखेंगे, तो बायां पक्ष हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 81, तो ये 81 माइनस 81 0 हो गया, और यही है दायां पक्ष। यहाँ पर देखिए 0 ही तो है। अब x बराबर -9 जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर माइनस 81। अब -9 का स्क्वायर भी तो 81 ही होगा ना, तो 81 माइनस 81 0 आ जाएगा, और दायां पक्ष 0 है। तो हमने दोनों वैल्यूज रख के देखा और दोनों कंडीशन में उत्तर सही है। उसी का सेकेंड पार्ट है 64p स्क्वायर बराबर 121। अब ये है 8p का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बना लिया। एक बार दोनों को घटाएंगे 8p माइनस 11 और दोबारा जोड़ेंगे तो 8p प्लस 11। अब जगह कम है तो इसीलिए हमको शॉर्टकट स्टाइल से करना है, यानी कम जगह में ही से हम कंप्लीट भी कर देना है। तो 8p माइनस 11 बराबर 0 हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 11/8। दोबारा जब 8p प्लस 11 बराबर 0 लिखेंगे, यानी इसको जब 0 करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -11/8। अब यही दो वैल्यूज हमें रख देना है। तो जब हम p बराबर 11/8 रखेंगे तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, 64 तो है, और गुणा 11/8 गुणा 11/8 स्क्वायर करना है, इसलिए दो बार हम लिखेंगे। जब इसको हम सरल करेंगे ना काट के, तो 121 आ जाएगा, और यही हमारा दायां पक्ष है यहाँ पर। अब जब हम p बराबर -11/8 रखेंगे तो बायां पक्ष इस तरीके से हो जाएगा। अब दो बार जब माइनस का गुणा होगा ना, तो ये प्लस में बदल जाएगा, और फिर से इसका जो गुणनफल है वो 121 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर एकदम सही है, उत्तर की जांच हो गई है। अब अगला थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/4 माने 1/2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब एक बार हम x माइनस 1/2 लिखेंगे, यानी माइनस लगा के, और दोबारा x प्लस 1/2 लिखेंगे जोड़ के दोनों को। अब जब x माइनस 1/2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, और जब x प्लस 1/2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हम एक बार x बराबर 1/2 रखेंगे बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए x की जगह पर 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, यानी x स्क्वायर की जगह पे, और -1/4। अब इसका स्क्वायर 1/4 हुआ, 1/4 माइनस 1/4 0 ही तो आएगा। ऐसे ही जब x बराबर -1/2 रखेंगे तो बायां पक्ष देखिए -1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/4, ये भी 0 आ गया। अब अगला प्रश्न है 6/x बराबर x/6। हमने अभी पीछे बात किया है कि इस तरह के प्रश्नों में हमें तिरछा गुणा करना होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया, या हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक बार x माइनस 6 होगा, एक बार x प्लस 6 होगा। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, और x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6। अब हम एक बार x प्लस 6 रखेंगे तो दायां पक्ष क्या हो गया, 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 0 आ गया। यही है बायां पक्ष। जब x बराबर -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी 36 होगा, इसका भी, तो ये भी 0 आ गया। तो हमारा ये भी उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। अब समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर k पर आधारित एक वार्तिक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि वर्ग की भुजा मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दिया है इसकी वैल्यू 121 वर्ग सेंटीमीटर,
तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 121। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 121 और 121 है 11 का वर्ग, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 11 के बराबर। परंतु वर्ग की भुजा की माप ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए भुजा की माप आ गई 11 सेंटीमीटर। आप निम्नांकित वार्तिक प्रश्नों को उनके नीचे दिए गए स्थान पर हल कीजिए। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना 128 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि संख्या मान लीजिए x है। अब इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसका 2 गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 128 दी हुई है, इसको हल करेंगे। 2 इधर गुणा कर रहा ना, तो दूसरी साइड आके भाग करने लगेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 128/2 यानी 64 के बराबर। अब 64 है 8 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8। तो वो संख्या प्लस 8 भी हो सकती है और माइनस 8 भी हो सकती है। 5वां प्रश्न है, डेविड ने अपने मित्र रहीम से कहा, मित्र मेरे भाई ने मुझसे पूछा एक संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, वह संख्या बताओ। मैंने उत्तर तो बता दिया, लेकिन इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो बहुत ही इजी है। मान लीजिए संख्या x है, अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो इसका उत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगी। अब कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, यानी x बराबर है 1/x के। अब यहाँ क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा करेंगे। अगर ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है तो x/1 लिख लीजिए। तो तिरछा गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1 किया जाएगा, और x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1 आ गई। इसलिए यहाँ पर संख्या +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। 6ठा प्रश्न है, एक स्कूल में 169 एनसीसी कैडेट्स थे। परेड हेतु उनके कैप्टन ने कैडेटों को उतनी ही पंक्तियों में खड़ा किया था जितने एक पंक्ति में कैडेट थे। बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने कैडेट थे और पंक्तियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कुल कैडेट की संख्या बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कैडेटों की संख्या और कुल पंक्तियों की संख्या दोनों ही x के बराबर हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि जितनी ही पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में कैडेट हैं, इसलिए कुल कैडेट्स की संख्या निकालने के लिए हम पंक्तियों की संख्या और कैडेट की संख्या का गुणा करेंगे, यानी x गुणा x बराबर हो जाएगा 169। तो x स्क्वायर बराबर 169 है, तो x स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13। अतः प्रत्येक पंक्ति में 13 कैडेट थे और कुल पंक्तियों की संख्या भी 13 ही थी। 7 नंबर है, अभिषेक के पिता ने अमरूद का बाग लगाने हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि खरीदा। भूमि के मालिक ने बताया कि भूमि की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। मापने पर ज्ञात हुआ कि भूमि आयताकार है, उसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। प्रश्न को हल करके बताइए कि भूमि मालिक द्वारा बताया गया अनुपात सत्य है या नहीं। चूंकि लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई 5x है और चौड़ाई 4x है। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 5x गुणा 4x, और वो दिया है 2000 वर्ग मीटर, तो उसी के बराबर हमने लिख दिया। अब इसको हम समीकरण बना के हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 और 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो दूसरी साइड में जाके भाग कर देंगे। तो 5 चौको 20 होता है ना, 20 यहाँ आके भाग कर देगा। 20 से जब हम भाग देंगे 2000 को तो 100 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू जब 100 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी ये 10 का स्क्वायर है ना, इसलिए x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और x की जगह पे 10, 5 दहम 50 मीटर। चौड़ाई 4x है, इसलिए चौड़ाई 40 मीटर आ गई। तो मालिक द्वारा बताया गया अनुपात एकदम सही है। अभी तक हमने जितने प्रश्न हल किए हैं वो x स्क्वायर बराबर k टाइप के वर्ग समीकरण से संबंधित थे। अब हम लोग सीखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी समीकरण का जो दूसरा रूप दिया था ना, उस तरह के प्रश्नों के गुणनखंड हल करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल आपने निम्नलिखित प्रकार से किया है। इसका करने का तरीका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उस पे। यहाँ पर 35 के 2 गुणनखंड ऐसे करेंगे कि उनका योगफल -12 आ जाए। इसको हमें ध्यान से समझना है। जो अंतिम संख्या है जिसमें x नहीं है
उसके हमें ऐसे गुणनखंड कर देना है कि -12 आ जाए उनका योगफल। जैसे कि 35 को किया तो 7 बचे 35 होता है। अब हमें -12 योगफल लाना है, इसलिए हम दोनों में माइनस लगा देंगे और गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा जब होता है माइनस का तो प्लस में बन जाता है, यानी -7 गुणा -5 का गुणनफल एक तरफ 35 आ ही रहा और दूसरी तरफ जब इनका योग कर रहे हैं तो ये -12 हमको मिल रहा और यही हमें चाहिए। अब हम -12 को तोड़ देंगे -7 और -5 के फॉर्म में, तो x² बराबर हो गया -7x - 5x प्लस 35 बराबर 0। अब चाहे तो हम इसको भी 5 गुणा 7 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को जब हम देख रहे हैं तो इसमें x कॉमन है, x को हमने बाहर निकाल लिया तो एक x निकल गया, एक यहाँ बचा, तो यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ -7 बचा, वो यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, -5। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल ही जाएंगे। अब यहाँ से x बचा, अब ये 5 सत्ते 35 है ना, 5 निकल आया कॉमन तो ये -7 बच गया, ये बराबर 0। अब हमें एकदम साफ नजर आ रहा कि x - 7 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम फिर कॉमन लेंगे x - 7। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -5, वो यहाँ हमने लिख दिया। यदि x - 7 बराबर 0 तो x की वैल्यू 7 आ गई, और यदि x - 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू 5 आ गई। 8वें प्रश्न में 5x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पर हमें करना ये रहता है कि जो x² का गुणक है और जो बिना x वाला, इन दोनों के गुणनफल के गुणनखंड हमें करने हैं और फिर उनका योग बीच में जो है संख्या वो आना चाहिए। तो यहाँ है 5, यहाँ है 6। अब 5 गुणा 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि उनका योग 11 आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 गुणा 6 इनके गुणनखंड है ही, और इनका योग करेंगे तो 5 + 6 बराबर 11 मिल रहा है। तो बस 5 और 6 में हमें 11 को तोड़ देना है। तो 5x² प्लस यहाँ पे 5x + 6x हो जाएगा 11x की वैल्यू, और लास्ट में जो +6 है उसको भी लिख लेंगे। अब इन दोनों में हम 5x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x यहाँ से, और यहाँ पे 5x चला गया तो 1 बच गया, x + 1 आ गया। अब इन दोनों में 6 है कॉमन, तो यहाँ 6 निकला कॉमन तो ये x हो गया और यहाँ पे +1 हो गया। जिसको कुछ नहीं गुणा करता उसको 1 गुणा किया करता है, यानी 6 निकल गया तो यहाँ 1 बच गया। अब इन दोनों में x + 1 हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ से बचा 5x, यहाँ से बच गया 6। अब एक बार जब हम x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब 5x + 6 बराबर 0 करेंगे तो 5x की वैल्यू आएगी -6। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे 5 इधर आके भाग करेगा तो x की वैल्यू -6/5 आ जाएगी। 9 नंबर के दिए गए समीकरण को सबसे पहले हम सरल करेंगे। इसका नीचे जो x है ना उसको हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को x से गुणा कर देंगे। जब हम x से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x² हो जाएगा, -20x हो जाएगा, और यहाँ x को काट देगा तो +25 बचेगा। अब ये हमारा ax² + bx + c के फॉर्म का हो गया समीकरण। अब हमें करना क्या है, 4 गुणा 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका योग -20 आ जाए। तो देखिए 4 के गुणनखंड हमने कर लिया तो ये आ गए 2 गुणा 2, और 25 के 5 गुणा 5। अब हमें ऐसा करना है, इनको इस तरह से तोड़ना है कि इनका योगफल -20 आवे। तो यहाँ पर हम 5 और 2 ले सकते हैं एक साथ, और 1 5 और 1 2 एक साथ ले सकते हैं। तो 10 गुणा 10 ये मिला ना। अब माइनस चाहिए योगफल, इसलिए -10 गुणा -10 हम इनको लिखेंगे। अब इसी रूप में हम तोड़ देंगे -20 को, तो 4x² - 10x - 10x + 25 बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2x कॉमन है, बाहर ले लिया ना 2x, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2x यहाँ बचेगा। अब 2 पंजे 10 होता, 2 निकल गया कॉमन तो यहाँ 5 बच गया, तो 2x - 5 यहाँ आया। अब इधर चूंकि माइनस है यहाँ तो हमें माइनस भी कॉमन लेना है, और इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 है ना, तो 5 बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचा, 2x बचा। अब यहाँ से 5 पचे 25 है, 1 5 यहाँ चला गया तो 1 5 यहाँ बच गया। चूंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये माइनस में आ गया। अब 2x - 5 इन दोनों से बाहर निकाला तो बचा 2x - 5। ये देखिए, तो 2x - 5 का मतलब है x की वैल्यू आ गई 5/2। चूंकि दोनों सेम है तो यही वैल्यू इसकी अकेली निकलेगी।
समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ पर 144 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि उनका योग -25 आ जाए। तो ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48 48 तियां 144। अब इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये 16 तक हम एक साथ ले सकते हैं और 3 तियां 9 एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि 16 और 9 25 होता है। अब हमें माइनस चाहिए, इसलिए हम दोनों में माइनस लगा देंगे। ऊपर अभी हम देख चुके हैं इसी टाइप का। तो अब यहाँ पे -16y -9y हमने तोड़ दिया 25y को, -25y को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से y कॉमन लेंगे तो y -16 यहाँ से बचा, और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे -9, तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ पे -16 बचेगा। चूंकि 16 9 144 होता है, 9 निकल गया तो 16 बच गया यहाँ पे। अब y -16 जब हमने कॉमन लिया तो हाँ y -9 बच गया। तो एक बार y -16 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू 16 आएगी। दोबारा y -9 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब चूंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।